हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो हमारी वोकेबलरी सीरीज चल रही है उसका डे नंबर 4 करेंगे। तो यदि आप इस पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो यहाँ से बाई कर सकते हो। यहाँ पे जो पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगा वो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी मेरे कोर्सेज हैं उनकी यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारे अपडेट्स पीडीएफ्स जो है वो आते रहते हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये हमारा डे नंबर 4 है। इसमें हम 30 इडियम्स एंड 30 ओडब्ल्यूएस को करेंगे। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब होता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। या तो वाटर में वो जीता है, अपना जीवन चलाता है, या फिर वो वाटर के नजदीक, वाटर बॉडी है उसके नजदीक रहता है तो उसको एक्वेटिक कहा जाएगा। उसके बाद कहेगा कि आपको इसका तो मीनिंग तो लिखना ही है। उसके बाद ही मीनिंग के साथ ही आपको इसको एग्जाम्पल्स के सहारे भी समझाना है उसके मीनिंग को। तो आप समझाइएगा कि फिश एंड टर्टल्स आर एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट है अरेबल। अरेबल मतलब होता है कि ऐसा भूमि, ऐसा लैंड जो सुटेबल हो फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो कृषि के लिए जो सुटेबल भूमि हो उसको अरेबल बोलते हैं। तो द फार्म ऑफ बाउट अरेबल लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। जैसे एरिड लैंड किसको बोलते हैं? एरिड लैंड बोलते हैं जो बंजर भूमि हो। आर्बिट्रेटर वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच जो आर्गुमेंट है किसी दो ग्रुप व्यक्ति के बीच, तो उसको सेटलमेंट जो करवाता है, डिसएग्रीमेंट को जो सेटल करवाता है, तो वो कहलाता है आर्बिट्रेटर, मतलब सुलह करता या फिर मध्यस्थ करने वाला। तो द आर्बिट्रेटर रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो समस्याएं हैं दोनों के बीच, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंपनीज। ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट, आपसे मिस स्पेल्ट में भी पूछा जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब जो स्टडी करता हो ह्यूमन के जो एंटिक्विटीज जो हैं, उनके जो पुरातत्व से संबंधित जो चीजें हैं, मतलब जो पुरानी उनकी चीजें हैं, उनको अध्ययन करता है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द एनिसेंट आर्ट आर्टिफैक्ट्स इन र्यून्स। र्यून्स मतलब खंडहर होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके आर्कियोलॉजी, तो इस जो विज्ञान है, ह्यूमन हिस्ट्री को अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। और जो लॉजिस्ट उसको बोलेंगे जो अध्ययन करेगा। तो सी स्टडीज आर्कियोलॉजी टू एक्सप्लोर एनिसेंट सिविलाइजेशंस। आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो वैसे चीज को बोलते हैं जैसे बहुत सारा द्वीप है। जैसे अंडमान एंड निकोबार में आपको क्या पता है? अंडमान एंड निकोबार में 500 प्लस द्वीप है। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में 500 प्लस द्वीप है। जैसे इंडोनेशिया है, वो बहुत सारे द्वीपों का समूह है। जैसे आपको जो मेक्सिको के राइट साइड में, जो उत्तरी अमेरिका है उसके नीचे मेक्सिको आता है, उस मेक्सिको के राइट साइड में जमाइका ये सब कंट्री हो जाता है, तो वो वेस्ट इंडीज कहलाता है। तो वेस्ट इंडीज क्या है? वेस्ट इंडीज जो है वो बहुत सारे द्वीपों का समूह है। इट इज नॉट अ लाइक कंट्री। वो बहुत सारा द्वीपों का समूह है, तो उसको आर्कीपेलागो बोला जाता है। a large body of water with many islands. ठीक है। many islands. The Andaman and Nicobar Islands form a archipelago. नहीं एन होगा। ठीक है। फॉर्म एन आर्कीपेलागो। उसके बाद आर्काइव्स होता है। आप अपने गैलरी में भी देखते हो कि आपको आर्काइव्स मिल जाता है कि आर्काइव में इसको डाल दो कहीं भी, व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो, वहां पे आर्काइव्स मिलता ही है। तो आर्काइव वैसे चीजों को बोलते हैं जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। ठीक है। आपके रिकॉर्ड जो है वो उनको रखा जाता है, तो उस प्लेस को आर्काइव बोला जाता है। तो द नेशनल आर्काइव स्टोर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। उसके बाद एरिना। एरिना जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था, तो रोमन साम्राज्य बहुत समृद्ध था, तो वहां पे ना युद्ध होते थे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए। सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए युद्ध हुआ करते थे, और वो भी खूनी युद्ध, मतलब एक दूसरे को मार दिया जाता था। ठीक है। इसके लिए कई सारे मूवीज या फिर सीरीज आप देख सकते हो, बहुत मस्त है। ठीक है। तो एरिना, एरिना मतलब होता है रंगभूमि। और एक ऐसा जगह जहाँ पे जो है वो बटल होता है, परफॉर्मेंस होता है, फाइट का परफॉर्मेंस होता है। ठीक है। और फॉर मनोरंजन ऑफ जो देयर किंग, राजा के मनोरंजन के लिए जो गुलाम होते थे वो अपने आप में युद्ध लड़ते थे एक दूसरे से।
ठीक है? तो द रेसलिंग मैच वाज़ हेल्ड इन एन एरीना। तो ये एरीना का जो कांसेप्ट है ना, वो उसी समय से आया था, रोमन साम्राज्य के समय से। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है जब उच्च वर्गीय शासन हो, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा जब शासन किया जाता है, सामंतशाही भी इसको कहा जा सकता है, तो वो कहलाता है एरिस्टोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाय अ नोबल और पर्सन ऑफ द हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो उस सोशल ऑर्डर में सबसे ऊपर हैं उनके द्वारा जब शासन किया जाता है तो वो एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। एंशिएंट ग्रीस वाज वंस रूल्ड बाय एन एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद आर्सेनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्सेनल वैसे जगह को बोलते हैं जहां पे सेना का हथियार रहता है, ठीक है, जहां पे सेना का जितने भी आर्म्स, एमुनिशंस जो भी होते हैं वो स्टोर जहां पे होते हैं उसको आर्सेनल बोलते हैं। द आर्मी हैज अ सीक्रेट आर्सेनल ऑफ वेपन्स, ठीक है। उसके बाद एरसोन है। एरसोन मतलब होता है कि इंटर इंटरनेशनली स्टार्टिंग अ फायर टू डैमेज समथिंग, ठीक है। इंटरनेशनली बोल इंटेंशनली मतलब जानबूझ के जब आप आग लगाते हो कहीं, क्योंकि हमको कुछ चीजें डैमेज करनी है, तो वो कहलाएगा अरसोन, ठीक है, अरसोन। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा यूनिवर्सिटी था, उसको जलाया था, तो उसका मेन उद्देश्य था, जानबूझ के उसने उस जो डॉक्यूमेंट से जो किताबें थी उनको जलाया गया था, क्योंकि उनका कंसेप्ट था कि ये सब चीजें फालतू है, मतलब जो काफिर लोग हैं ना वो फालतू हैं। एक ही धर्म इस दुनिया में है और वो है इस्लाम। तो यदि आप इस्लाम के नहीं है तो आपको सीधा मार दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आप कन्वर्ट होइए जब तक उनका शासन है तब। यदि आप उनको हरा पाते हो तो आप अपने धर्म को बचा पाओगे, अदरवाइज यू हैव टू कन्वर्ट योर रिलीजन इनटू मुस्लिम्स या फिर इस्लाम। तो आर्सन आपको समझ में आ गया। जब इंटेंशनली आप फायर करते हो, द फैक्ट्री फायर वाज एन एक्ट ऑफ एरसन। जब पुलिस के द्वारा कंप्लेन आया, पुलिस ने जब चेक किया तो पुलिस ने कंपनी के मैनेजर को बताया कि जो फैक्ट्री में फायर लगा है ना, ये एरसोन है, मतलब कि ये किसी ने जानबूझ के लगाई है, ठीक है, किसी ने जानबूझ के लगाई है, इंटेंशनली लगाई है। एरसोनिस्ट तो जो आग लगाने वाला, ठीक है, जो आग लगाने वाला व्यक्ति होगा वो कहलाएगा एर्सोनिस्ट। तो क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, जो इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, जैसे दंगा भी होता है तो वहां पे जो दुकानों में बसों में आग लगा दिया जाता है, तो ये इलीगल तो होता ही है। तो ऐसे व्यक्ति को अर्सोनिस्ट बोला जाता है। तो पुलिस अरेस्टेड द अर्सोनिस्ट फॉर ब्यूरिंग बर्निंग डाउन बिल्डिंग। बिल्डिंग को लहराने वाला जो था, बिल्डिंग को आग लगाने वाला जो था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अर्सेनोफोबिया, तो एर्सेनो देख रहे हो जहां जहां आ रहा है जहां आग से संबंधित है। एर्सेनो और फोबिया मतलब डर, मैंने बताया। तो एर्सेनोफोबिया मतलब होता है आग का डर, जब किसी को फियर ऑफ फायर हो तो एर्सेनोफोबिया कहा जाता है। ड्यू टू एर्सेनोफोबिया सी अवॉइडेड यूजिंग कैंडल्स, ठीक है, वो कैंडल्स को यूज करने को अवॉइड करती है। उसके बाद आर्टिकुलेट होता है। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट रूप से बोलने वाला, घुमा फिरा के बातों को नहीं करना, रैम्बल नहीं करना चीजों को, सीधा सीधा टू द पॉइंट जो बोलता है वो आर्कुलेट कहलाता है। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली इन वर्ड, जो भी आप मेरे दिमाग में है बस सीधा उसको टू द पॉइंट मैं बोल दूंगा। तो वैसे जब व्यक्ति होता है वो आर्टिकुलेट कहलाता है, मतलब स्पष्ट रूप से बोलने वाला। तो सी इज एन आर्टिकुलेट स्पीकर हु इन्फ्लुएंसेस पीपल, ठीक है, जो लोगों को प्रभावित करती है। आर्टिस्ट आपको पता है कलाकार होता है। द आर्टिस्ट पेंटेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। उसके बाद एस्थेटिक, ये पूछा गया है एग्जाम 22 तारीख वाला में, जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, वहां पे ये शब्द जो है वो पूछा गया था। इसका मतलब होता है तपस्वी या सन्यासी, असेटिक। आपको याद रखना पड़ेगा, ये मिस स्पेल्ट में भी पूछा जा सकता है। ASCETIC, सेटिक। सेटिक मतलब होता है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर्स, ठीक है। तो ये मतलब सन्यासी या तपस्वी होता है उसको बोलते हैं ये असेटिक। तो असेटिक लीव्स इन द माउंटेन्स अवे फ्रॉम लग्जरियस लाइफ, ठीक है, अवे फ्रॉम लग्जरियस लाइफ या फिर लग्जरी आप बोल सकते हो। लग्जरी मतलब जो क्या बोलते हैं, जो महंगी सामान्य हो, सुख सुविधा की जो सामान्य हो वो लग्जरियस कहलाती है। अस्क्राइब
स्क्राइब मतलब क्या होता है? स्क्राइब मतलब होता है आरोपित करना या समर्पित करना। तो रिगार्डिंग समथिंग एज़ बीइंग ड्यू टू अ काउज़, तो ही ascribed his सक्सेस टू हार्ड वर्क, ठीक है? उसने अपना जो सक्सेस है उसको किसको समर्पित किया, किसको आरोपित किया? तो उसने कहा कि मेरा सक्सेस जो है वो केवल और केवल हार्ड वर्क से ही हुआ है। तो रिगार्ड रिगार्ड मतलब किसी को क्या बोलते हैं आदर्श देना, ऐसा कुछ आप रिगार्ड के लिए, और रिगार्ड से अलग चीजें हो जाती है, ठीक है? तो रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू काउज, ठीक है? उसके बाद है अस्कैंस। अस्कैंस मतलब होता है संदेह पूर्वक जब किसी को देखते हो तो वो स्कैंस कहलाता है। तो नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर और लुक अपॉन ईच अदर। दो देश, खास करके देश के लिए यूज करोगे, ये शब्द जो है वो नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। यदि बेटर आपको मीनिंग चाहिए इसका तो नेशन के संदर्भ में ही यूज करोगे। जब दो नेशन, दो जब देश एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को जो है वो लुक अपॉन नहीं करते हैं, तो वो कहलाता है अस्कैंस। अस्कैंस, ठीक है? तो द टू कंट्रीज व्यूड ईच अदर अस्कैंस ड्यू टू पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है? पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच पास्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, इस कारण से एक दूसरे पे वो विश्वास नहीं कर सकता है, ठीक है? असेंट, असेंट मतलब होता है सहमति देना, ठीक है? असेंट मतलब होता है सहमति देना। आप जब स्वीकृति देते हो किसी चीजों को, आप एक्सेप्ट करते हो, तो वो असेंट कहलाता है। तो एग्री टू अ रिक्वेस्ट, आइडिया और सजेशन, द गवर्नमेंट हैव गिव इट्स असेंट टू द न्यू पॉलिसी, जो न्यू पॉलिसी आया उसको गवर्नमेंट ने स्वीकार किया। असर्टिव, असर्टिव मतलब होता है आत्मविश्वासी या दृढ़ता पूर्वक बोलने वाला, ठीक है? असर्टिव, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, ठीक है? तो एन असर्टिव लीडर इज कॉन्फिडेंट एंड डिसीव्स, ठीक है? एन असर्टिव लीडर कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फिडेंट एंड डिसीव, ठीक है? उसके बाद है एस्ट्रोलॉगर। एस्ट्रोलॉगर वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में पारंगत हो, ठीक है? ज्योतिषी जो कहलाता है, तो वन हु टेल द फ्यूचर फ्रॉम द स्टार, तो वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉगर प्रेडिक्टेड गुड फॉर्च्यून फॉर हिम। एस्ट्रोनॉट होता है जो अंतरिक्ष यात्री होता है, अ पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस। तो कल्पना चावला वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉट। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, मून, अर्थ, स्टार। तो ये सब एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। एस्ट्रोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। असाइलम होता है वैसा जगह जहाँ पे कोई आश्रय लेता है। असाइलम वैसी जगह को बोलता है जैसे बहादुर शाह जफर ने रंगून में जाके असाइलम लिया था 1857 की क्रांति के बाद, और वहीं उसकी डेथ भी हुई थी। तो अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज और हॉस्पिटल फॉर द मेंटली इल, खास करके मानसिक व्यक्तियों के जो चिकित्सालय होता है उसके लिए उसका जो आश्रय स्थल होता है वो असाइलम कहलाता है। द रिफ्यूजी साउट असाइलम, द रिफ्यूजी साउट असाइलम इन अ सेफ कंट्री, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। एथिस्ट, थीस्ट और अथिस्ट दो शब्द आता है। थीस्ट वैसे व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, अथिस्ट वैसे व्यक्ति ए जैसे ही लगा देंगे तो वो भगवान में विश्वास नहीं करेगा। तो ही इज एन एथिस्ट एंड डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। उसके बाद ऑडिबल, ऑडिबल वैसे चीज को बोलते हैं जो सुनने योग्य हो, जो सुनाई दे रहा है, ठीक है? तो दैट कैन हर्ड क्लियरली, तो हिज वॉइस वर बेयरली ऑडिबल इन द नॉइजी क्राउड। ऑडिटर, ऑडिटर मतलब होता है जो लेखा परीक्षण करता हो, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ योर अकाउंट, तो वो कहलाता है ऑडिटर। द ऑडिटर चेक्स द कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। उसके बाद ऑडिटोरियम आपको पता है, ऑडिटोरियम मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे कई सारे लोग बैठकर जो है वो अपना विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। अ बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट्स, ठीक है? सुनने वाला बैठता है, तो सभागार, भवन जहां लोग बैठते हैं। द स्कूल ऑडिटोरियम होस्टेड द एनुअल फंक्शन। उसके बाद ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, ओरिजिनल, तो ये सब सिनोनिम आप लिखते चले जाओगे, ठीक है? ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, ओरिजिनल। तो मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, तो ये सब ओरिजिनल, जेन्युइन, ऑथेंटिक,
ये सब आता है इसके सिनोनिम। तो दिस इज एन ऑथेंटिक पेंटिंग बाय अ फेमस आर्टिस्ट। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी किसी की जब आत्मकथा होती है, जब आप वो आत्मकथा आप खुद लिखते हो तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। तो एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनल लाइफ रिटन बाय देमसेल्फ, खुद के द्वारा जब लिखा जाता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी इज माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। तो यहाँ पे हमने 30 जो है वो ईडब्ल्यू ओडब्ल्यूएस को देख लिया। अब हम 30 इडियम एंड फ्रेजेस को देखेंगे। तो एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार और स्पष्ट व्यक्ति। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट उसके पास नहीं है, वो एकदम ऑनेस्ट है, एकदम फ्रैंक है, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है। ठीक है, तो अबव बोर्ड याद रखना है। द कंपनीज फाइनेंशियल डीलिंग आर कंप्लीटली अबव बोर्ड विथ नो हिडन ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जब ऑडिटर आया या फिर मान लीजिए कि रेड पड़ा है, तो उसके बाद जो उसने रिपोर्ट दिया कि कंपनी का जो फाइनेंशियल डीलिंग है वो कंप्लीटली अबव बोर्ड है। ठीक है, नो इलीगल या फिर हिडन ट्रांजेक्शन वर देयर। ठीक है, एवं या ओवर वंस हेड। ठीक है, तो मतलब बोलते हैं ना दिमाग से मेरा ऊपर है, तो समझ से जब परे होती है चीजें तो एभव या फिर ओवर वंस हेड। तो वंस की जगह आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक्स वेंट ओवर माय हेड, मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गया जब प्रोफेसर ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया। तो एचएल सिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी चीज का जो वीक पॉइंट होता है, वीक वल्नरेबल पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एचएल्स हिल, कमजोर बिंदु। तो हिज इनएबिलिटी टू से नो टू पीपल इज हिज एचएल्स हिल। वो पीपल्स को, लोगों को नो नहीं कर पाता है, जिस कारण से वो हमेशा किसी न किसी चीजों में व्यस्त रहता है, खुद के लिए समय दे ही नहीं पाता है। तो ऐसे में एचएल्स हिल आप यूज कर सकते हो। एसिड टेस्ट मतलब अंतिम परीक्षा या फिर प्रमाणिक की परीक्षा। तो डेफिनेट प्रूफ और ट्रूथ और फॉल्स, फॉल्सहुड। ठीक है, तो द न्यू मेडिसिन फेसेस इस इट्स एसिड टेस्ट इन क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, तो एसिड टेस्ट मतलब अंतिम जो परीक्षा होती है, तो या तो आप उस प्रमाणिकता के लिए वो लास्ट आपका पड़ाव है, तो वो कहलाता है एसिड टेस्ट। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो कथनी से ज्यादा करनी बड़ी होती है, आपने इसको जाना होगा। तो व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। तो ही प्रॉमिस टू हेल्प बट नेवर सोड अप, प्रूविंग दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एडम्स एल, एडम्स एल मतलब होता है, एल मतलब होता ही है ईश्वर, एल मतलब होता ही है वाइन का जो ईशा मसीह यीशु जो वाइन पीते थे ना, उसको एल कहा जाता था। तो एडम्स एल, एडम्स क्या है? एडम वही है जो क्या बोलते हैं, मतलब भगवान जो दूत भेजते हैं ना, वो कई सारे दूत रहे हैं ईसाई धर्म में, तो वो उसी में जो पहला था ना वो एडम था। ठीक है, तो ईश्वर का जल ये होता है वाटर, या फिर प्योर वाटर भी आप इसको मीनिंग ले सकते हो। तो ही डज नॉट ड्रिंक सोडा, ही प्रेफर एडम्स एल, मतलब कि वो प्योर वाटर को प्रेफर करता है। ठीक है, नॉर्मल वाटर, सिंपल वाटर को प्रेफर करता है। 7 नंबर है ऐड इंसल्ट टू इंज्यूरी। ऐड इंसल्ट टू इंज्यूरी मतलब टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, पहले जो सिचुएशन थी उसको और खराब करना, तो पहले से भी खराब स्थिति कर देना, इसका मतलब ऐड इंसल्ट टू इंज्यूरी। ठीक है, इंजुरी। तो लूजिंग द मैच वाज बैड इनफ बट द फैंस एडेड इंसल्ट टू इंजुरी बाय बोइंग द प्लेयर्स। ठीक है, आफ्टर वंस वोन हर्ट, आफ्टर वंस वोन हर्ट मतलब शेयरिंग और हैविंग सिमिलर टेस्ट और व्यू। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें सोचता हो, सारी चीजें करता हो, सारा माइंड आपका मिलता हो, तो बोलते हो ना केमिस्ट्री जम रही है, तो वही केमिस्ट्री जमने वाली चीज है मन माफिक व्यक्ति। वैसा आप चाह रहे थे वैसा मिल गया। तो आफ्टर वंस वॉन हर्ट, तो वी बोथ लव लिटरेचर, सी इज ट्रूली अ वुमेन आफ्टर माई वोन हर्ट, मतलब मेरे जैसे ही है। एड एंड एबट, एड एंड एबट मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपको अपराध में सहायता करता हो, टू हेल्प समवन कमिट अ क्राइम, किसी चीज, किसी को क्राइम करना है तो उसमें यदि आप हेल्प करते हो तो वो कहलाता है एड, एड एंड एबट। तो ही वॉज
अरेस्टेड फॉर एडिंग एंड अबेटिंग द क्रिमिनल्स। ठीक है, उसके बाद अलार्मस अलार्मस एंड एक्सर्शंस अलार्मस एंड एक्सर्शंस तो अव्यवस्था और हलचल, अलार्मस एंड एक्सर्शंस, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोवर, मतलब अव्यवस्था फैली हुई है, हलचल फैली हुई है, तो वो कहलाता है अलार्मस एंड एक्सर्शंस। So the stock market was in alarms and exertions after the sudden drop in prices. Alive and kicking, alive and kicking मतलब इन गुड हेल्थ एंड एक्टिव। तो जब पूरी तरह से कोई स्वस्थ हो, जीवंत हो, सक्रिय हो, इंथुसियास्टिक हो, तो वो कहलाता है अलाइव एंड किकिंग। तो डिस्पाइट रूमर्स ऑफ हिज इलनेस, द एक्टर इज लाइव एंड किकिंग। ठीक है, वो स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। ऑल एगोग ऑल एगोग मतलब होता है अमेज्ड और हाईली एक्साइटेड, मतलब पूरी तरह से जो इंथुसियास्टिक होता है, एक्साइटेड होता है, उत्साहित होता है, उसको बोलते हैं ऑल अगोग। तो द चिल्ड्रन वर ऑल अगोग व्हेन दे सॉ द मैजिशियन परफॉर्म। ठीक है, मैजिशियन परफॉर्म। उसके बाद ऑल एंड संडे तो सभी या फिर कोई भेदभाव नहीं, तो एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन या फिर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो द इनविटेशन वाज सेंट टू ऑल एंड संडे मतलब हर कोई को जो है वो इनविटेशन भेजा गया, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया गया। ऑल ईयर्स ऑल ईयर्स मतलब ध्यान पूर्वक सुनना, तो लिसनिंग इंटेंशनली और वेरी अटेंटिव। टेल मी द स्टोरी, आई एम ऑल ईयर्स। ठीक है, उसके बाद है ऑल हैंड ऑन डेक, ऑल हैंड्स ऑन डेक मतलब एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद द प्रॉब्लम, सबकी मदद की जरूरत। ठीक है, तो विद द डेडलाइन अप्रोचिंग इट वाज ऑल हैंड ऑन डेक इन द ऑफिस, क्योंकि डेडलाइन हो रहा है तो सारों को मिलकर एक दूसरे की मदद कर कर जो है वो टारगेट को पूरा करना होगा। all hat and no cattle all hat and no cattle, someone who talks big but lacks action। बहुत बोलता तो बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ करता है नहीं, तो केवल बड़ी बड़ी जो बातें करने वाला होता है उसको बोलते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल। तो ही टॉक्स अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस बट ही ऑल हैड नो कैटल्स। ठीक है, उसके बाद है बहुत थका हुआ, इसके लिए ऑल इन यूज होता है। एग्जॉस्टेड उसी के लिए यूज होता है जब कोई बहुत थका हो रहता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर आई वॉज ऑल इन। ठीक है, उसके बाद ऑल इन अ डेज वर्क, ऑल इन अ डेज वर्क मतलब होता है समथिंग कंसीडर नॉर्मल और रूटीन। तो रोजमर्रा का जो आपका जीवन है, रोजमर्रा का जो आपका कार्य है, उसको बोलते हैं ऑल इन अ डेज वर्क। अब फॉर ए फॉर ए फेयर फाइटर रेस्क्यूइंग पीपल इज ऑल इन अ डेज वर्क मतलब वो रोजमर्रा का काम है फायर फाइटर के लिए, फेयर बोल रहा हूँ, फायर फाइटर के लिए। उसके बाद अ मून साइन, ऑल मून साइन मतलब फॉर फार फ्रॉम रियलिटी मतलब एकदम झूठा, बिल्कुल बकवास, नॉनसेंस बातें जब रहती है तो वो ऑल मून साइन कहलाता है। ही क्लेम्स ऑफ बिकमिंग ए बिलियनरीज ओवरनाइट, ऑल आर ऑल मून साइन मतलब एकदम बकवास है, रियलिटी से एकदम दूर है कि वो जो है वो बिलियनियर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑल ऑल आवर माइट एंड मेन, ऑल आवर माइट एंड मेन मतलब पूरी ताकत और शक्ति के साथ, विथ फुल फोर्स एंड इफोर्ट, विथ फुल फोर्स एंड इफोर्ट द सोल्जर फाउट विथ ऑल देयर माइट्स एंड मेन, द सोल्जर फाउट फॉर ऑल देयर माइट एंड मेन। ऑल ओवर हिल्स हाफ ऑल ओवर हिल्स हाफ प्रेशर मतलब हर जगह या फिर चारों ओर, एवरीवेयर, तो इसके लिए यूज कर रहा है ऑल ऑल ओवर हिल्स हाफ एयर। तो आई सर्च ऑल ओवर हिल्स हाफ एरा फॉर एकरा फॉर माई लॉस्ट की, मेरा जो चाबी गुम हुआ था उसके लिए मैंने हर जगह ढूंढ लिया, सब जगह घूम ढूंढ लिया। ऑल थम्स मतलब होता है क्लमजी और फिजिकली ऑकवर्ड, तो बेढंगा कोई रहता है, जैसे ग्रेट खली को देख सकते हो, उनका उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके लिए यूज कर सकते हो, या फिर अनाड़ी जो होता है उसके लिए यूज कर सकते हो।
क्लमज़ी जो होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो फिज़िकली जो ऑकवर्ड दिखे उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे जिजान्टिज़्म किसी में हो जाता है, डॉर्फिज़्म किसी में हो जाता है, ये सब बीमारियाँ हैं। तो अ, वो कह सकते हो उसको ऑकवर्ड है वो फिज़िकली। तो व्हेन इट कम टू कुकिंग आई एम ऑल थम्ब्स, मतलब मैं एकदम बेकार हूँ, बेढंगा हूँ, मुझे नहीं आता ये सब, ठीक है? अल्मा मैटर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जहाँ से आप अपनी जो पढ़ाई है वो करते हो। तो ही विजिटेड हिज अल्मा मैटर टू गिव अ गेस्ट लेक्चर। अल्फा एंड ओमेगा ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आरंभ और अंत सब कुछ। तो द बिगिनिंग एंड द एंड, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन आर द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सक्सेस, सब कुछ वही है, आरंभ अंत सब कुछ हार्ड वर्क ही है, अदरवाइज यू वोंट बी सक्सेस। अल्फाबेट सोप, अल्फाबेट सोप मतलब a metaphor for an abundance of abbreviation और acronyms। acronyms और abbreviation दोनों synonym है, और इसका synonym full form भी होगा। तो abbreviation, acronym, full form ये सब synonym हो जाएगा। तो अल्फाबेट सोप मतलब होता है बहुत सारी संक्षिप्त रूपों का एक मिश्रण जो होता है, एक मेटाफोर जो होता है, तो वो कहलाता है अल्फाबेट सोप, ठीक है? द डॉक्यूमेंट वाज फुल ऑफ अल्फाबेट सोप मेकिंग इट हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? क्योंकि आपको फुल फॉर्म एक्रोनिम्स पता है, जब है नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट को समझ ही नहीं पाओगे। ऑलवेज अ ऑलवेज अ ब्रिड्समैन, ऑलवेज अ ब्रिड्समेड, नेवर अ ब्राइड। ऑलवेज अ ब्रिड्समेड, नेवर अ ब्राइड। तो हमेशा दूसरे की सफलता देखना, खुद पीछे रह जाना। तो समवन हु इज नेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ सिचुएशन, ठीक है? तो सी ऑलवेज गेट्स नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड बट नेवर विंस। ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड, नेवर अ ब्राइड, ठीक है? उसके बाद है एन अबाउट टर्न। एन अबाउट टर्न मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। कभी वो जो है वो शराबबंदी का विरोध करता था, लेकिन अभी वो इसका सपोर्ट कर रहा है, तो उसके जो कंप्लीट चेंजेस आ गए हैं उसमें। द गवर्नमेंट मेड एन अबाउट टर्न ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, ठीक है? हमने ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया सारी चीजों को, एक्सेप्ट किया। एन अकाउंट विच इज इन द रेड। एन अकाउंट विच इज इन द रेड मतलब घाटा खाते में जाना, ठीक है? तो बीइंग इन डेब्ट और ओवरड्रॉ, ठीक है? ओवरड्रॉन मतलब कि आप घाटे में चले जा रहे हो, आपके पास जो है वो घाटा में है। तो द कंपनी फिनांस आर इन द रेड, आर इन द रेड, तो इन द रेड आप रखोगे। एंड इट नीड्स अर्जेंट इन्वेस्टमेंट इन द रेड। इन द रेड मतलब यही होता है ऋण में होना। तो फाइनेंशियली अनेबल टू रनिंग और रनिंग इन लूजेस, ठीक है? तो मेनी बिजनेस वेंट इन द रेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक कोविड-19। उसके बाद एन आर्म चेयर क्रिटिक। एन आर्म चेयर क्रिटिक मतलब समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, ठीक है? नॉट प्रैक्टिस। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतवादी आलोचक हो लेकिन व्यवहारिक अनुभव वो नहीं रखता हो इस संदर्भ में, तो उसको बोलते हैं एन आर्म चेयर क्रिटिक। He criticizes the government, but he has never worked in politics. तो ये कहलाएगा an armchair critics, ठीक है? उसके बाद ये एब्रिविएशंस दिए गए हैं यहाँ पे। कंप्यूटर में आपसे 5 नंबर के एब्रिविएशंस पूछे जाएंगे, तो इसको जब आप पीडीएफ बाई करिएगा तो वहां पे ये चीजें आपको मिल तो जाएंगी, ये ठीक रहा है? हमारा डे नंबर 4, जिसमें हमने 30 इडियम्स एंड 30 फ्रेजेस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बाई कर सकते हो, मैंने तरीका ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आ चुके हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।